लिंग्विस्टिक शोविनिज्म, लिंग्विस्टिक यानी भाषा के आधार पर, शोविनिज्म का मतलब हुआ कि आप ये समझें कि हमारा जो भी चाहे कंट्री हो चाहे लैंग्वेज हो जो भी है वो दूसरों से ज्यादा बेटर है। तो लैंग्वेज क्या होती है, ये एक बहुत ही पावरफुल मीडियम माना गया है, माध्यम माना गया है सोशल इंटरेक्शन का, यानी कि हम जो सामाजिक तौर पर एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं उसके लिए जो है लैंग्वेज एक सबसे पावरफुल मीडियम है। साथ ही साथ जो एक्सचेंज करते हैं हम अपने आइडियाज सेंटिमेंट्स, वो किस तरीके से हम व्यक्त करते हैं ये हमारा सब कुछ हमारी भाषा पर निर्भर करता है। जो लैंग्वेज बोली जाती है एरियाज के अंदर, वो क्रिएट करती है एक सेंस ऑफ यूनिटी और हार्मनी अपने जो भी स्पीकर्स हैं उनके बीच में। मतलब अगर हम हिंदी भाषा बोलने वाले हैं और हिंदी भाषा बोलने वाले जो भी लोग हैं उनको एक अलग फीलिंग आएगी अगर वो सामने खड़े होकर एक दूसरे से बात करेंगे। वहीं पर कुछ और लैंग्वेज के लोग खड़े हैं तो उनको उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर यहीं पर कई सारे दूसरी लैंग्वेज, फॉर एग्जाम्पल मलयाली ले लो, मलयाली भाषा के अगर 15-20 लोग खड़े हैं तो वो आपस में सब लोग कम्युनिकेट करेंगे उसी लैंग्वेज में जिसमें वो कंफर्टेबल है, जिसमें जिसको समझ नहीं आती या वो नहीं जानता उस भाषा के बारे में तो उसे थोड़ा सा अलग लगेगा उसके बीच में। तो यही चीज है कि जो लैंग्वेज है वो जिस एरिया में बोली जाती है वो वहां पर एक सेंस ऑफ यूनिटी और हार्मनी क्रिएट करती है स्पीकर्स के बीच में। तो लैंग्वेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक माना गया है जो लोगों को जोड़ता है। साथ साथ ये एक ऐसा फैक्टर भी है जो उनके बीच में डिवीजन भी पैदा करता है। जैसे लैंग्वेज एक पावरफुल फैक्टर है कि वो जो है बाइंड करता है उसको बोलने वाले को एक सेंटिमेंटल बॉन्ड में। वही वो एक फैक्टर ऐसा भी बन जाता है जो डिवाइड कर देता है स्पीकर से जो और भाषा बोलने वाले हैं उनको। अभी जैसे मैं बताया ना कि एक भाषा के लोग हैं वो तो बड़े कंफर्टेबल है, पर जो दूसरा वाला है वो उनसे बिल्कुल अलग हो जाता है। इसी तरह से ऐसी समाज जहां पर मल्टीलिंगुअल होते हैं यानी कि कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं तो लैंग्वेज जो है वो एक डिवाइसिव फैक्टर बन जाता है कई बार, मतलब विभाजित करने वाला। जो लोग एक पर्टिकुलर रीजन में रहते हैं और एक भाषा बोलते हैं उनके में एक अपनी ही फीलिंग आ जाती है ग्रेटनेस की अपने क्षेत्र को लेकर, अपनी भाषा को लेकर। और बाकी और जो रीजन्स है या लैंग्वेज है उसके लिए उनको उतनी ज्यादा खुशी या उनको उतना अच्छा नहीं महसूस होता। ये जो एक फीलिंग है ये इस तरह की जो व्यवहार से उभरती है इसी को कहते हैं रीजनल और लिंग्विस्टिक शोविनिज्म। इस तरह की जो फीलिंग है रीजनल और लिंग्विस्टिक शोविनिज्म की, ये काफी खतरनाक हो सकती है नेशन के लिए, और जो डेमोक्रेसी है उसके लिए भी बहुत बड़ा खतरा हो सकती है। क्वेश्चन जो है ऑफिशियल लैंग्वेज का वो काफी उठा इंडिपेंडेंस के बाद। ये डिसाइड किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि हिंदी जो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी गई है वही ऑफिशियल लैंग्वेज होगी कंट्री की। इंग्लिश को परमिट किया जाएगा यूज करने के लिए एक और ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर अगले 15 सालों तक। पर जैसे कोशिशें करी जाने लग गई कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए इंडिया का, तो बहुत ज्यादा इसका विरोध हुआ था साउथ इंडिया में, खासतौर से तमिलनाडु में, जहां पर एंटी हिंदी एजिटेशन जो है वो स्टार्ट हो गया था और वो भी काफी हिंसक। रिएक्शन क्या था इसका कि इंग्लिश मूवमेंट को खत्म करो, जो कि स्टार्ट हुआ नॉर्थ इंडिया में और खास तौर से उत्तर प्रदेश में। मतलब जहां एक तरफ तमिलनाडु में हिंदी के अगेंस्ट विरोध स्टार्ट हुआ तो वहीं पर नॉर्थ इंडिया में उत्तर प्रदेश में इंग्लिश के विरोध में मूवमेंट स्टार्ट हो गया। तो एक बहुत बड़ी डिस्प्यूट जो है नॉर्थ और साउथ इंडिया में क्रिएट हो गई थी इस ऑफिशियल लैंग्वेज के सवाल को लेकर, और काफी हद तक ये हो गया था कि कंट्री कहीं डिवाइड ना हो जाए इस बेस। फाइनली इस कंट्रोवर्सी को सॉल्व किया गया जिसमें इंग्लिश को जो है एक और ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ इंट्रोड्यूस किया गया हिंदी के अलावा। बहुत ज्यादा रीजनलिज्म और लिंग्विस्टिक शोविनिज्म जो इंडिया के अंदर आया, जो भी क्वेश्चन थे लिंग्विस्टिक रिकॉग्निशन को लेकर स्टेट्स के अंदर, ये बहुत ज्यादा निकल कर आए। 50s के टाइम पर जो डिमांड थी रिकॉग्निशन स्टेट्स का लिंग्विस्टिक बेसिस पर वो ज्यादा स्ट्रांग हो गई। मतलब क्या था, 50s के टाइम पे जो स्टेट्स थे वो ये डिमांड करने लग गए कि हमारे को हमारी भाषा के आधार पे आप हमें अपना राज्य बनाने दें, मतलब सेपरेट कर दें, हमें एक रिकॉग्निशन दे दें। और ये धीरे धीरे मांग बढ़ती चली गई। इसी लैंग्वेज के मुद्दे के कारण बहुत सारे डिस्प्यूट्स और वायलेंट एजिटेशंस भी होने लग गए। इस पीरियड के दौरान ये जो लिंग्विस्टिक शोविनिज्म है इसने बहुत ही खराब शक्ल इख्तियार कर ली, क्योंकि एक एटमॉस्फेयर जो है कड़वाहट का, इनटॉलरेंस का, वो लोगों के बीच में डेवलप होने लग गया था जो अलग अलग भाषाओं को बोलते थे। पर अब ये जो इनटॉलरेंस है लैंग्वेज के ग्राउंड पर ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। मतलब आज की डेट में देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है।
प्रेजेंट टाइम में जो इश्यू है लैंग्वेज का, वो अब इतनी सीरियस प्रॉब्लम नहीं रह गई है या चैलेंज के तौर पर नहीं है नेशनल यूनिटी के। वजह क्या है कि जो पॉपुलैरिटी है या जो इम्पैक्ट है हिंदी फिल्म्स का या जो चैनल्स हैं टेलीविजन के, उसके कारण जो है अब इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लोग जो है वो माइग्रेट कर रहे हैं दूसरी जगहों पर एम्प्लॉयमेंट के लिए, और ऐसे में जो नॉलेज है हिंदी की वो बहुत ज़रूरी होती है ताकि वो पढ़ लिख सकें, और इसी वजह से हिंदी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई। जो स्कोप है हिंदी का वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। लोग जो कि मिडिल और हायर क्लासेस को बिलोंग करते हैं, वो चाहते हैं कि उनके बच्चों की एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में, और इसके साथ साथ हिंदी जो है उसकी इम्पोर्टेंस और पॉपुलैरिटी इंग्लिश के साथ वो भी जो है बढ़ रही है। मतलब चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, दोनों की इम्पोर्टेंस और पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। फिर आता है आपका रीजनलिज्म। अभी हमने पढ़ा था रीजनल इम्बैलेंस। अब देखते हैं रीजनलिज्म क्या होता है। एक तरह की सेंटिमेंटल रिलेशनशिप जो है वो डेवलप हो जाती है इंसान के और उस एरिया के बीच में, रीजन के बीच में, जहाँ पर वो पैदा हुआ होता है, पढ़ा पला बड़ा होता है, या वहाँ काफी लंबे समय तक रहा होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी। अब जैसे अगर आप फॉर एग्जाम्पल लखनऊ में रहते हो, अब आप कई पुश्तों से यहाँ पर रहते चले आ रहे हो, तो आपको लखनऊ के लिए एक अलग ही फीलिंग होगी, क्योंकि आप इस पर्टिकुलर एरिया में काफी लंबे समय तक रहे हो। आपको यहाँ से एक बॉन्डिंग सी महसूस हो, उसको जो है एक सेंस ऑफ हार्मनी, यूनाइट, जैसे कहते हैं जुड़ाव लगता है और लोगों के साथ, क्योंकि वो इस अपनी ही भाषा को बोलते हैं जैसी कि हम खुद बोल रहे हैं। तो ऐसे जो सेंटिमेंट्स होते हैं ये रीजनलिज्म कहलाते हैं। ये हमें एक फीलिंग देते हैं अपनी पहचान की, जिस पर हमें गर्व होता है। जब ये जो सेंटिमेंट्स हैं अपने खुद के रीजन के, जब ये कम होने लगते हैं, और साथ ही साथ जब और रीजन्स जो हैं वो ऐसे सेंटिमेंट्स को इग्नोर करते हैं, तब ये जो है एक अलग ही फॉर्म या इंटेंस फॉर्म लेना शुरू कर देता है। यानी कि जब फीलिंग इनटॉलरेंस की, नफरत की और लोगों के लिए जुड़ने लगती है किसी के फीलिंग्स के साथ, सेंटिमेंट्स के साथ, तो फिर एक फीलिंग सुपीरियोरिटी की दूसरों के ऊपर आने लगती है, और ये जो है डेमोक्रेसी के लिए खतरा बन जाता है। इन द सेम थिंग, आप अपने को मानने लग जाते हो कि जी हम तो सबसे, हमारी भाषा बोलने वाले हम लोग जो है सबसे बड़े हैं, या हम सबसे अच्छे हैं, दूसरे की भाषा तो पता नहीं कैसी समझ ही नहीं आती। आप क्या कर रहे हो, एक तरह से अपने लिए सुपीरियोरिटी की फीलिंग डेवलप कर। अगर यही जो नफरत की फीलिंग है, इंटॉलरेंस की है, ये ऐड हो जाती है, तो जो फीलिंग है रीजनलिज्म की, वो नेगेटिविटी क्रिएट, और ये डेंजरस भी है डेमोक्रेसी के लिए भी, और खतरा है नेशनल यूनिटी के। कई सारे रीजंस हैं, कई सारे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं ग्रोथ के लिए रीजनल सेंटिमेंट्स के कंट्री के अंदर। खाली हिस्टोरिकल और जोग्राफिकल फैक्टर्स ही नहीं, बल्कि रीजनल इम्बैलेंस भी बहुत रिस्पॉन्सिबल है ऐसे सेंटिमेंट। सबसे पहले तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो अपॉर्चुनिटीज का है डेवलपमेंट के लिए, फीलिंग इनडिफरेंस की, और स्टेप मदरली ट्रीटमेंट एक रीजन के साथ, या एक रीजन का इस्तेमाल किया जा रहा है डेवलपमेंट के लिए दूसरे रीजन्स के, या जो एक डर होता है कि हम जो है माइनॉरिटी में ना आ जाएं कहीं एक स्टेट के अंदर, क्योंकि बाहर लगे लोग बहुत सारे आ रहे हैं, अपनी खुद की जो पहचान है अलग, उसके खोने का डर, इम्बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन जो अपॉर्चुनिटीज है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक और बाकी इनइक्वालिटीज जो इन रीजन्स के बीच में क्रिएट हो रही हैं, ये सब क्या करती हैं और गहरा देती हैं जो रीजनलिज्म है उसकी फीलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेक्शनिज्म की फीलिंग को क्रिएट करने। सेक्शनिज्म क्या होता है ये भी हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले भी हम रीजनलिज्म पढ़ रहे हैं। तो रीजनलिज्म में बहुत सारी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो उभर के आई हैं। ये रीजनल पार्टीज जो हैं ये ज़्यादा कंसर्न होती हैं अपने खुद के रीजन के फायदे के लिए, और उनको अपने रीजन के लिए गर्व महसूस होता है, बजाय जो नेशन है उसको ओवरऑल फायदा हो उसको सोचती नहीं है। वो सिर्फ अपने रीजन के फायदे को देखती है। जैसे पंजाब में अकाली दल है, तमिलनाडु में डीएमके और एआईएडीएमके है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम है, महाराष्ट्र में शिवसेना है, या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी है। ये सब रीजनल पार्टीज हैं जो कि उभरी और डेवलप हो गई। इनमें कुछ पार्टी जो है वो अपने स्टेट के लिए छूट चाहती हैं, मतलब हम खुद अपना राज करें। तो रीजनल जो है उसने कई सारे चैलेंजेस रखे हैं सामने यूनिटी के लिए नेशन के। इसके बावजूद भी हमारी कोशिशें ऐसी रही हैं कि हम बैलेंस बना के चलें रीजन्स के बीच में।